बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमटी कैट का लेक्चर। और हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी तक जो पहुंच गए ओविलेशन तक। सही। अब ओविलेशन का मतलब है कि जो ग्राफिन फॉलिकल है बेटा, इसमें से एक एग जो है वो रिलीज हो चुका है। ऐसी है। और अब इस ग्राफिन फॉलिकल की हालत ऐसी हो गई कि ऐसा लग रहा है कि ये एम्प्टी है। और इसी एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को हम लोग बायो में क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। ड्यूटियाँ। अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाएं कि इसको निकलवाने में कौन सा हार्मोन का हाथ था, तो आप बोलोगे एलएच। ऐसी है। एलएच। और एलएच जो है वो ज्यादा किसने करवाया था? इसके एक दोस्त ने। ईस्ट्रोजन। वेरी गुड, ईस्ट्रोजन ने। ईस्ट्रोजन ज्यादा हुआ था। ईस्ट्रोजन जब ज्यादा हुआ था तो इसने एफएसएच को क्या करवा दिया था? कम। याद है? जी। अच्छा। अभी तक हमने जितनी भी चेंजेस पढ़ी हैं बेटा, वो सब किसके अंदर हो रही हैं? अभी तक जितने भी हमने चेंजेस पढ़ी हैं, वो सब अभी तक हमने यूट्रस का जिक्र भी नहीं किया। तो अभी तक हमने जितनी भी चेंजेस पढ़ी हैं वो किस में पढ़ी हैं बेटा? ओवरीज में, या ओवरी में कह लो आप। सही। तो चेंजेस इन ओवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी साइकिल का नाम देते हैं, कौन से डिवीजन का नाम देते हैं? इस चेंजेस को मिला के हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। क्या कहते हैं हम लोग? ओ, ओवेरियन साइकिल। ऐसी है। नहीं, आहिस्ता हमने आहिस्ता हम ओवेरियन लोग बढ़ साइकिल रहे हैं। पढ़ ली। सॉरी। ओवेरियन साइकिल पढ़ ली हमने। ओवेरियन साइकिल अभी तक तो हो गई है। लेकिन अगर हम देखें कि यहाँ पे ये वाला हार्मोन बड़ा जबरदस्त था, जो कि जिसने फेज नंबर 2 में काम किया था, जिस फेज को कहते हैं प्री ओविलेटरी फेज। फेज नंबर 2 में। तो फेज नंबर 2 में बादशाहत किस हार्मोन की थी? यानी कि फेज 2 में जिसका नाम था कॉर्पस, जिसका नाम था प्री ओविलेटरी फेज। आसान लफ्जों में इस फेज का नाम मुझे ये याद रहता है, फॉलिक्यूलर प्रोलिफेर। फेज। याद है? अभी मैं थोड़ा जी पास्ट जी। टेंस की तरफ जा रहा हूँ ताकि एक चीज समझ में आ जाए। फॉलिकुलर फेज में बादशाही थी ईस्ट्रोजन की, एफएसएच वगैरह इन सब की थी। और ईस्ट्रोजन ने फिर एफएसएच जब ज्यादा हो गया था और ग्राफिन फॉलिकल बन गया था, तो ईस्ट्रोजन ने इसको कम करवा दिया था। तो फॉलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन निकल चुका है। ऐसे ही। तो जब फॉलिकुलर जी फेज में ईस्ट्रोजन निकल जाता है, तो ईस्ट्रोजन निकलने के ईस्ट्रोजन का सिर्फ यही काम नहीं है कि वो एफएसएच को कम करवाएगा और एलएच को बढ़ा देगा। इसका एक और काम आता है यूट्रस में। साथ साथ ही नीचे भी काम करते रहता है। यानी कि अब जो नेक्स्ट होने वाला है फेज नंबर 3 में, उसके लिए भी तैयारी करते रहता है। तो ईस्ट्रोजन यूट्रस के एक मसल होता है जिसको आपको याद होगा बेटा, उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये उसको भी थिक करवाता है। यूट्रस ये रहा। ये रही आप उसकी एक फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह, या ओवरी है। तो ईस्ट्रोजन ने सिर्फ ये नहीं काम करवाया कि उसने एफएसएच को कम करवा दिया। ईस्ट्रोजन एक और भी काम करता है। यूट्रस इज लाइंड बाय 3 मसल्स। पहला मसल हो गया पेरीमेट्रियम, दूसरा मसल हो गया मायोमेट्रियम, और थर्ड मसल हो गया आपके पास एंडोमेट्रियम। एंडोमेट। थर्ड मसल। ये थर्ड मसल है एंडोमेट्रियम। यही हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आता है। इसी का जिक्र है। और यही टेम्पररी होता है। ये अगर बंद के शेड हो रहा है, यानी कि मेंसेस हो रहे हैं, इसका मतलब जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। और अगर ये बन के शेड नहीं हो रहा है, एग भी रिलीज नहीं हो रहा है, मेंसेस भी नहीं हो रहे हैं, डेट भी आगे चले गए, तो इसका मतलब है प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। तो एंडोमेट्रियम हर महीने क्या होता है, थोड़ा सा अपने कैपेसिटी से अच्छा खासा क्या होता है, थिक होता है। तो एंडोमेट्रियम को क्या करवाता है ये वाला ईस्ट्रोजन मसल? एंडोमेट्रियम को ठीक। थिक करवाता है। काफी हद तक ये थिक होता है ये वाला मसल। क्यों थिक होता है? कि अगर अगर होता है ना, चांस का टिकट है, मिल गया तो सही, वरना वापस घर, वरना दूसरे कंट्री। तो बस बात सारी है कि ये चांस होता है, ये चांस का टिकट है। ईस्ट्रोजन कहता है कि यार एक काम करता हूँ मैं एहतियातन एंडोमेट्रियम को भी क्या करवा देता हूँ, थिक करवा देता हूँ, कि अगर जो एग यहाँ तक आ चुका है, अगर इसके साथ स्पर्म आ जाए, अगर इसके साथ स्पर्म आ जाए और क्या बन जाए बेटा, जायगोट। तो जब जायगोट बन के यूट्रस में आएगा और यूट्रस के साथ अटैच होगा, इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन से पहले एंडोमेट्रियम थिक हो जाए तो अच्छा है, वरना अगर थिन हो जाएगा तो मिसकैरेज के चांसेस है। समझ गए बेटा? जी। तो ये एहतियातन ये काम कर लेता है फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। हो गई तो सही है, वरना कोई मसला नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसकी मेहनत वसूल हो जाएगी, नहीं हुई तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगा। और जब मसल शेड होता है, झड़ता है, तो ब्लीडिंग होती है। उस प्रोसेस को कहते हैं मेंसेस। तो दोबारा पहला फेस
स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट है। सही, तो ये चीज़ है, अभी तक तो ये हुआ है। तो अभी ईस्ट्रोजन निकला हुआ है ज़्यादा, इसने एफएसएच को करवा दिया है कम, और एलएच को इसने करवा दिया था ज़्यादा, ऐसे ही। और एहतियातन इसने जी एक और क्या काम किया, ईस्ट्रोजन ने यूट्रस में एंडोमेट्रियम को भी क्या करवा दिया, थिक करवा दिया, फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, ऐसी है। मुमकिन जी प्रेगनेंसी हो गए तो सही है, वरना कोई बात नहीं। और इसने एंडोमेट्रियम के कुछ ग्लैंड्स होते हैं उनकी भी सिक्रीशन करवाई है, सॉरी इनकी भी ग्रोथ करवाई है। तो एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी भी ग्रोथ कौन करवाता है इस दौरान, ईस्ट्रोजन करवाता है। और एंडोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स होते हैं उनका फायदा क्या है, ये ग्लैंड्स ऐसी सिक्रीशंस करते हैं, जो वेजाइना से ऊपर वाला पार्ट होता है सर्विक्स, ये इसको ज्यादा डेंस बनाते हैं या कम डेंस बनाते हैं। तो ये मैंने सवाल बच्चों से पूछा था क्लास में, ये इसको ज्यादा बनाते हैं डेंस, क्योंकि सर्विक्स की नेचर क्या है कि ये थोड़ा सा डेंस फ्लूइड है, गाढ़ा है। सही, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो नुकसान है, लेकिन थोड़ा बहुत गाढ़ा होना जरूरी है। और इसका फायदा क्या है कि यहाँ से ये स्पर्म्स को ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम करता है। तो क्या लिखा हुआ है, सर्विक्स को ये ज्यादा मेहमान नवाज बनाते हैं, किसका, हॉस्पिटेबल बनाते हैं, किसके लिए, कौन सी। स्पर्म्स के लिए। याद रखना, बहुत ज्यादा डेंस हो जाए नुकसान है, बिल्कुल सूख जाए वो भी सही नहीं है। तो क्योंकि इसी रास्ते से सीमेन जाता है ऊपर, है ना, सीमेन से जी स्पर्म्स जाते हैं। तो इस रास्ते को ज्यादा डेंस बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, एंडोमेट्रियम ग्लैंड से निकले हुए सिक्रीशंस की। और इसी दौरान एंडोमेट्रियम में कुछ आर्टरीज होती हैं जिनका नाम होता है स्पाइरल आर्टरीज, उनकी भी ग्रोथ होती है। स्पाइरल आर्टरीज को स्पाइरल आर्टरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये एंडोमेट्रियम से जब निकलती हैं, ग्रोथ होती है, तो ये इस तरह निकलती हैं, फ्यूज इस तरह, समझ गए, स्पाइरल। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक और भी चीज आपको बताता चलो, फाइल। एंडोमेट्रियम एक मैंने ये बना दिया और एक ये बना दिया, ये मैंने दो साइड का एंडोमेट्रियम बना दिया, राइट और लेफ्ट। अब एंडोमेट्रियम में भी बेटा फर्दर दो लेयर्स होती है, याद रखना। एक वो लेयर जो उसके बिल्कुल साथ होती है, एक वो लेयर जो उसके थोड़ा सा और करीब होती है। तो यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली। तो जो बेटा ये वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, बेजल लेयर कहलाती है। कौन सी लेयर, बस। बेजल लेयर। और ये वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, ये कहलाती है फंक्शनल लेयर। अब सवाल ये होता है कि एंडोमेट्रियम की कौन सी लेयर हर मेंसेस में शेड होती है जो ब्लीडिंग होती है। तो याद रखना बेटा, ये वाली लेयर शेड होती है। फंक्शन। यानी कि यहाँ पे भी जो मसल है, ये पूरा मसल फंक्शनल लेयर का एक साथ पूरा शेड हो जाएगा, अगर तो कोई स्पर्म नहीं आएगा तो। आ गया तो कभी शेड नहीं होगा 9 मंथ्स में। तो यहीं से जो आर्टरीज निकलती है ना बेटा, उन आर्टरीज को कहते हैं बेजल आर्टरीज से, जो बेजल लेयर से जो निकलती है स्पाइरल आर्टरीज से, उनकी भी ग्रोथ हो रही होती है। आर्टरीज की ग्रोथ होने का फायदा क्या है, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। मैंने यार सब लिखा हुआ है, बेजल लेयर, फंक्शनल लेयर। सही बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। जी अच्छा, एक और चीज बताता हूँ तुम्हें मैं, ये उसके साइंटिफिक नेम है, देखो कहाँ का साइंटिफिक नेम, फंक्शनल लेयर का एक और साइंटिफिक नेम है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। बेजल लेयर का भी एक और साइंटिफिक नेम है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेटम बेजालिस। तो ये ना भी याद करो, मसला नहीं है साइंटिफिक नेम, बस फंक्शनल लेयर बेजल लेयर काफी है। अब आ जाओ, ये जो सर ये बेचारा टूटा हुआ कॉर्पस ल्यूटेम है, तुम्हें एक इमोजी नजर आ रहा होगा, सैड इमोजी। सैड इमोजी का मतलब ही यही है, ये बेचारा कौन सा ग्राफिन फॉलिकल है, ये बेचारा एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है। एम्प्टी क्यों है, क्योंकि यहाँ से क्या निकल चुका है, यहाँ से एग एग। निकल चुका है। कौन से प्रोसेस में, ओव्यूलेशन में। किसने रिलेशन। निकलवाया, एलएच ने। इसको एलएच। हिम्मत किसने दी, ईस्ट्रोजन ने। इस दौरान एस्ट्रोजन। एफएसएच क्या हो गया था, कम। तो कॉम। अब देख सकते हो तुम, सब लिंक में आ रहा है। अब ये जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है, अब इसके पास भी दो सेल्स हैं अभी भी, ये वाले हो गए थीका सेल्स बाहर वाले, और अंदर वाले हो गए ग्रेन्युलोसा सेल। तो ये जो एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है, ये कहता है कि भाई मेरे जो ग्रेन्युलोसा सेल है, ये एक हार्मोन निकालेंगे, उस हार्मोन का नाम है इनहिबिन। और इनहिबिन हार्मोन इनहिबिट करता है पीछे से किसको, एफएसएच को भी और एलएच एफएसएस। को भी। भाई एफएसएच तो एलएच को भी। बेचारा पहले ही इनहिबिट हुआ हुआ था, ऐसी है, क्योंकि मजीद फॉलिकल्स जी बनने हैं या नहीं है। नो, मजीद तो नहीं बनने, बन चुका, ये तो बहुत पुराना चैप्टर है, ये तो बेचारा कब इतनी देर से कम हुआ हुआ है। एलएच क्यों कम हो गया, एलएच इसलिए कम हो गया क्योंकि एलएच दुनिया में आया था एग को निकालने, वो ओव्यूलेशन भी से। हो गया काम। और वो भी हो गया, तो ये दोनों को पीछे से कम करवा दो। और ये दोनों पीछे से कम जो होते हैं कहाँ, किस ग्लैंड से होते हैं, तो उस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब्स से ये वाले दो हार्मोन्स निकलते हैं, तो कम भी कहाँ से होंगे, जहाँ से निकले हैं। तो जहाँ से निकले हैं वहीं से कम भी होंगे।
तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बेटा सही। इंटीरियर लोब का एक और नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। ये सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तुमने, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम है मास्टर ग्लैंड। उसके कौन से लोब का नाम है? एंटीरियर लोब। जिसका एंटीरियर लोब। साइंटिफिक नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इन्होंने अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी का वो पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से एंटीरियर लोब है। को बेसिकली मास्टर ग्लैंड कहते हैं? एंटीरियर लोब, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्मोन्स यहीं से निकलते हैं। पोस्टीरियर लोब में तो बेचारे अपने पास कोई हार्मोन ही नहीं। ऑक्सीटॉसिन होता है मेरे ख्याल उसके से। पास तो बिल्कुल हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स की वो होती है, अमानत होती है, उसके जाती हार्मोन्स कुछ नहीं है। तो ये हो गया। अच्छा सर, जब ओव्यूलेशन हो जाती, पास पेपर का सवाल है प्रैक्टिस का, कि ओव्यूलेशन के बाद बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है बेटा, 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है। सही है, ये याद रखना। और ओव्यूलेशन के बाद एलएच भी क्या हो जाता है बेटा? सही लिखा हुआ है काम बिल्कुल, हो जाए। कम हो जाता है, बस का जिक्र नहीं है। ये एफएसएच भी क्या हो गया? कम। एलएच भी क्या हो गया बेटा? कम। जब इन तीनों हार्मोन्स की वो हो जाती है ना कमी, स्पेशली एलएच की, तो ग्राफिन फॉलिकल में यानी कि ओवरी में ही एक एंजाइम की एक्टिविटी तेज हो जाती है। वो देखता है कि यार ये जब तीनों कम हो गए, तो ओवरी, ये रही ओवरी, इसके अंदर एक टूटा हुआ बेचारा ग्राफिन फॉलिकल है, तो ओवरी से एक एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है ये, अभी आएगा जिक्र। कहाँ गया ये रहा, बल्कि उसमें वो कैम स्कैनर है ना, उसका नाम छुपा हुआ है। इस एंजाइम का नाम होता है बेटा P450 SCC। SCC, ये इस एंजाइम का फुल फॉर्म याद करना कोई टेंशन नहीं, इस एंजाइम का नाम रखो P450 SCC। ये कहाँ मौजूद है? ये ओवरी के अंदर मौजूद है। सही है, ये ओवरी के अंदर मौजूद है एंजाइम, SCC का ये, सॉरी, उसको मैं कर देता हूँ ठीक, SCC, और पी लगा दो। तो P450 SCC कब इंक्रीज हुआ? जब उसने देखा कि ओवरी के अंदर और ये ओवरऑल पूरी बॉडी में तीन हार्मोन्स कम हो गए। तो इस हार्मोन ने ओवरी के अंदर मौजूद कोलेस्ट्रॉल को किस पे कन्वर्ट करवा दिया? एक और हार्मोन में। उस हार्मोन का नाम ये लिखा हुआ है प्रेग्नीनोलोन। प्रेग्नीनोलोन, ये डोन नहीं है, NO है ये। समझ आ गई बेटा? ओवरी के अंदर मौजूद एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है अनस? पी P450 SCC। फोर फिफ्टी एस ये सी सी एक्टिवेट कब होता है? जब ये तीनों हार्मोन्स कम हो जाते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन। समझो ओव्यूलेशन के बाद एलएच भी, एल एच और एफ एस एच। एफएसएच कम हो गया, सब कम हो गए। सही है, अभी ईस्ट्रोजन थोड़ा बहुत निकला हुआ है। तो ये जब कम हो जाते हैं हार्मोन्स एफएसएच एलएच, तो अब ये देखता है कि यार अब ये दोनों हार्मोन्स तो कम हो गए, अब क्या होगा? अब मैं अपनी एक्टिविटी बढ़ाता हूँ। तो ओवरी के अंदर मौजूद थोड़े से जो कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड होते हैं, इसको ही कन्वर्ट करता है एक हार्मोन में। उस हार्मोन का नाम है प्रेग्नीनोलोन, और यही आगे जाके बनाते हैं प्रोजेस्टेरॉन। समझ गए? यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जी। प्रीकर्सर कौन है? जिस तरह पेप्सिन का प्रीकर्सर है पेप्सिनोजन, पेप्सिन उसकी एक्टिव फॉर्म है। तो प्रोजेस्टेरॉन किससे डिराइव्ड हुआ है? प्रेग्निनोलोन से। तो प्रोजेस्टेरॉन किसका प्रीकर्सर हुआ? सॉरी, प्रेगनी प्रेग्निनोलोन किसका प्रीकर्सर हुआ? प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन। प्रीकर्सर का मतलब है कि अगर मुझसे कोई चीज निकली तो मैं उस चीज का प्रीकर्सर हूँ। समझ गए? स्टेम सेल कह लो, अब्बू जी कह लो। तो प्रोजेस्टेरॉन का अब्बू जी बना प्रेग्निनोलोन। सही ठीक बेटा, है। समझ आ गया? अब हम लोग सेकंड फेज से बढ़ चुके हैं आगे, अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड फेज पे। थर्ड फेज का मतलब क्या है? कि हम आ रहे हैं अब लास्ट फेज पे, जिसका नाम है सिक्रीटरी फेज। सही है, और सिक्रीटरी फेज में कौन सा हार्मोन डोमिनेंट आएगा? प्रोजेस्टेरॉन। वो कैसे? प्रोजेस्टेरॉन। सिक्रीटरी फेज से पहले हमारे ओवरी की हालत इस तरह थी, ओवरी एरी, और इसका कॉर्पस ल्यूटियम बेचारा टूटा हुआ है, क्योंकि इसमें से एग निकल चुका है। तो इस टूटे हुए ग्राफिन फॉलिकल से अब एक हार्मोन निकलना शुरू होगा भरपूर। एक तो निकल रहा था एनेबिन, और उससे भी ज्यादा निकलेगा प्रोजेस्ट्रॉन। कौन सा निकलेगा बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टेरॉन। यानी कि सिक्रीटरी फेज में प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है या ईस्ट्रोजन ज्यादा है? ईस्ट्रोजन भी ज्यादा है, ईस्ट्रोजन कम नहीं है उससे, लेकिन सबसे ज्यादा कौन है दोनों में? प्रोजेस्ट्रॉन। तो पर प्रोजेस्ट्रॉन, अभी तो आप बता रहे थे कि यूट्रस के अंदर एंजाइम एक्टिव होता है तो वहां पे बेटा प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता नहीं, है। ईस्ट्रोजन मैंने मुंह से निकल गया वो गलती से, एफएसएच और एलएच कम हुए हैं अभी। मैंने कहा था ईस्ट्रोजन भी है, लेकिन इतना कम नहीं है जितना ये दोनों कम है। सही है, नहीं ईस्ट्रो नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो है अभी आपने कहते हैं ना कि यूट्रस के अंदर होता है। नहीं नहीं नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन यूट्रस में इसका फंक्शन है, निकलता तो ये ग्राफिन फॉलिकल से है ना। अच्छा, सही, वो जो यानी जो एंजाइम कन्वर्ट करेगा वो इधर बिल्कुल होगा। बिल्कुल, वो सब इधर ही हो रहा था एंजाइम कन्वर्जन की। तो फिर ये ग्राफिन फॉलिकल कहेगा कि चलो भाई, अब मैं निकालता हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया ग्राफिन फॉलिकल। अब ग्राफिन फॉलिकल इस एंजाइम की मदद से ये हार्मोन बना के निकालेगा। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, और ये काफी ज्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन।
ईस्ट्रोजन भी ज्यादा है, लेकिन ठीक है। सबसे ज्यादा भी किया हुआ है थर्ड फेज में बादशाह हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरोन। सेकंड फेज में बादशाह हार्मोन कौन बन गया था? ईस्ट्रोजन। और थर्ड फेज का बादशाह है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन जब निकलेगा तो ईस्ट्रोजन से भी ज्यादा निकलेगा, ईस्ट्रोजन का कुछ कम नहीं होगा। तो देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है और ईस्ट्रोजन कम है। किसके मुकाबले में कम है? प्रोजेस्टेरॉन के मुकाबले में कम है। और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन की तरह एक काम करेगा, क्या काम करेगा? ये भी एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? थिक करेगा। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक कॉमन काम का क्या हो गया कि ये दोनों एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं बेटा? थिक करते हैं। ठीक। फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि होगी कि नहीं, डेफिनेट तो नहीं कह सकते ठीक है। हम। तो दोनों का एक काम तो सिमिलर हो गया। सही, ईस्ट प्रोजेस्टेरॉन निकल गया ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन निकल गया ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन हो गया ज्यादा। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड फेज, वही वाला सिक्रीटरी फेज में। स्पाइरल आर्टरीज और ग्रो होंगी या नहीं? बिल्कुल, स्पाइरल आर्टरीज ग्रो होना शुरू हो गई थी फेज नंबर 2 में। थर्ड फेज में स्पाइरल आर्टरीज और निकलेंगी। और एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? एक येलोइश मास में। उस येलोइश मास का नाम क्या होता है बेटा? थोड़ी देर के बाद ये समझो इस तरह हो जाएगा। उस येलोइश मास का नाम क्या होता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। ऐसी है। जी। सही है, तो याद रखना बेटा, उस एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल का नाम होता है कॉर्पस ल्यूटियम। तो बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्टेरॉन। समझ आ गया? अगर आपसे कोई पूछे जी। कॉर्पस ल्यूटियम कौन प्रोड्यूस करता है, ग्राफिन फॉलिकल या कॉर्पस ल्यूटियम, तो आप बोलोगे सर ग्राफिन फॉलिकल नहीं है, उसका आंसर है कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल तो नहीं कुछ प्रोड्यूस करता ना। एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल का नाम ही कॉर्पस ल्यूटियम होता है। समझ गए? और ये आपको। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हाँ, तो कॉर्पस प्रोजेस्टेरोन। ल्यूटियम भी ग्राफिन फॉलिकल है, बस फर्क क्या है, ये एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल है। यानी कि ये रहा। इस एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल को अब हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। एम्प्टी ग्रा ग्राफियन हाँ, फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल थे जब था ना, जब इसी पे आएगा। बिल्कुल, एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा एक येलोइश मास में। उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। येलोइश मास। अब ये वाला येलोइश मास क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है बेटा? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो एक और कॉर्पस ल्यूटियम से एक और चीज बनती है, और वो व्हाइटिश मास होता है, इसको कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। नजर आ रहा है? अगर आपसे जी। पूछे कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है, कौन सा हार्मोन, आप बोलोगे सर प्रोजेस्टेरॉन। वो आपसे बोलेगा ये कुछ देर के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बोलोगे कॉर्पस एल्बिकन में। आप बोलोगे इसका कलर, आप बोलोगे व्हाइटिश मास। और ये कोई हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, इससे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। तो प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ किससे निकलता है? इन दोनों में से कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब आ जाओ कि कॉर्पस कॉर्पस ल्यूटियम ल्यूटियम पे किस कन्वर्ट होंगे। कंडीशन में कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा, और किस कंडीशन में ये किसी चीज में कन्वर्ट नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। अब जरा ये गौर से सुनना। इफ, यहाँ लिखा हुआ इफ, अगर कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कॉर्पस एल्बिकेन में, तो यानी कि प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं हुई है। समझ गए? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम अगर एज इट इज सही। कॉर्पस ल्यूटियम ही रहे, और अगर वो इस किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो समझ जाओ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। और अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होगी, यानी कि थर्ड फेज खत्म हो जाएगा। और दोबारा कौन सा फेज आ रहा है थर्ड के बाद? पहला फेज आ रहा है। वही थर्ड के बाद अगर दोबारा कौन सा फेज आ फर्स्ट। रहा है? फर्स्ट फेज आ रहा है, यानी कि मेंसेस हो रहे हैं, तो समझ जाओ कॉर्पस ल्यूटियम किस में कन्वर्ट हो चुका है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। और ये जो है वो मेंसेस के ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। समझ गए? और अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी, तो कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट नहीं होगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा पूरे 9 मंथ्स में। और वो भर भर के क्या प्रोड्यूस करता रहेगा? वो भर भर के प्रोड्यूस करता रहेगा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन पूरे 9 मंथ्स में प्रेगनेंसी मेंटेन करवाता है। समझ गए? इफ जी। इफ कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन, तो समझ जाओ प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं हुआ, और ये भर भर के प्रोड्यूस किए जा रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो समझ जाओ प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। हो गई। समझ गए? ये वाला जो पूरा जो एरिया है वो जी जी। प्रेगनेंसी स्टार्ट वाला है। ये वाला जो पूरा एरिया है वो प्रेगनेंसी नहीं वाला है। तो हम लोग पहले ये वाला एरिया पढ़ रहे हैं। प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं हुई तो क्या हो जाएगा सर? दोबारा फर्स्ट फेज आ जाएगा। मैंने कह दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। और दोबारा कौन सा फेज आ जाएगा सबसे पहले? पहला फेज। पहला फेज को कहते हैं बेटा मेंस्ट्रुएशन मेंसेस। फेज। जिसमें स्पाइरल आर्टरीज जो निकली थी बनी थी,
पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में उनका फायदा तो नहीं है, वो अब बन के टूटना शुरू हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। और आर्टरीज के अंदर होता है ब्लड, तो ब्लड आना शुरू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम जो बेचारा इतना थिक हुआ था, फंक्शनल लेयर उसकी क्या हो जाएगी, झड़ जाएगी। और मसल में ब्लड होता है तो वो खून निकलेगा मेंसेस का, और रिलीज ऑफ कौन सा ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो दोबारा फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, दोबारा फर्स्ट फेज स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि कोई सर प्रेगनेंसी आपकी थोड़ी स्टेब्लिश, आवाज कट रही हाँ मैं कह रहा हूँ कोई प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं हो रही। जब प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होती तो कौन सा फेज आ जाता है दोबारा, मेंस्ट्रुएशन फेज। और उन सब में क्या होता है, ये सब कहानियां होती हैं। सर। समझ आ गया। जी हाँ नस बेटा, डन। जी जी जी। सही, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होती तो क्या होगा, प्रेगनेंसी स्टेब्लिश नहीं होगी तो ये सब हो जाएगा। यानी कि मेंस्ट्रुएशन फेज में ब्लड ब्लड सब निकल जाएगा, जो सब बना था वो सब निकल जाएगा। क्या इसमें एक एग भी बन के निकलेगा या एग नहीं निकलेगा? ऑब्वियसली एग भी तो निकलेगा। निकलेगा। तो आप क्या लिखोगे, रिलीज ऑफ एक साथ होगा। फर्टिलाइज एग या अनफर्टिलाइज एग? अल्लाह माफ करे, अनफर्टिलाइज्ड। ऑब्वियसली रिलीज ऑफ अनफर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग तो रिलीज होता ही नहीं ना, वो तो पूरा फिर जायगोट बन जाता है। ये समझ में आया ना यहाँ तक? जी सर। सही है। अब मैं तुम्हें 5-6 मिनट बाद दोबारा सेंड कर रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे कि अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती तब क्या होता है। यानी कि अब हमारा लेफ्ट साइड से कोई ताल्लुक नहीं है, अब हमारा जो भी ये ताल्लुक बेटा वो क्या है, ये पूरा है। सही है, ठीक ये है। पूरा है। तो मैं तुम्हें दोबारा लिंक भेज रहा हूँ इंशाल्लाह। ओके बेटा।